नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इग्नू मॉनिटर में। आज हम लेके आए हैं इग्नू के ESO 16 के सेकंड चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर है दृष्टिकोण एवं प्रतिमान। तो सबसे पहले हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दृष्टिकोण एवं प्रतिमान होता क्या है। ठीक है, दृष्टिकोण का मतलब होता है विचार या किसी चीज़ के प्रति कैसा विचार रखते हैं, या फिर किसी बात या विषय को किसी खास पहलू से देखने विचारने का ढंग या नज़रिया। ठीक है, प्रतिमान प्रतिरूप, उसका प्रतिरूप मतलब इंग्लिश में बोलते हम मॉडल। ठीक है, अब हम देखते हैं उद्देश्य। प्रथम इकाई में हमने सामाजिक रूपांतरण एवं समस्याओं की व्याख्या की। प्रथम इकाई को पढ़ने के बाद आपने इन दोनों संप्रत्यों एवं इनके संबंध को समझ लिया होगा। अब इकाई 2 में हम सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण एवं विकास की प्रतिमानों की परिचर्चा कर रहे हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण समझ सकेंगे। प्रकार्यवादी, मार्क्सवादी एवं गांधीवादी दृष्टिकोण के मूल निरूपण की व्याख्या कर सकेंगे। इन दृष्टिकोणों की अपर्याप्तता का परीक्षण कर सकेंगे। सामाजिक आर्थिक विकास के प्रकार्यात्मक पक्षों का अर्थ एवं वैकल्पिक दृष्टिकोणों की आवश्यकता समझ सकेंगे। विकास की इन विभिन्न प्रतिमानों का वर्णन कर सकेंगे तथा राज्य की भूमिकाओं एवं राज्य के हस्तक्षेप को स्पष्ट कर सकेंगे। प्रस्तावना मतलब स्टार्ट क्या होता है। रूपांतरण के प्रत्यय से आप इकाई 1 में परिचित हो चुके हैं कि सभी समाजों में किसी न किसी रूप में मंद या तीव्र परिवर्तन होता है। उन समाजों में जहाँ रूपांतरण की प्रक्रिया मंद होती है, बदलती हुई दशाओं से समायोजन करने में कठिनाइयाँ कम होती हैं। कुल मिलाकर बदलती हुई दिशाओं में समायोजन सामाजिक रूपांतरण की मंद प्रक्रिया जनजाति एवं कृषि संरचनाओं में दिखाई देती है, जबकि नगरीय औद्योगिक सामाजिक संरचना में जिनके नगर उच्च प्रौद्योगिकी, आधुनिक उत्पादन, उपभोक्तावाद, परिवहन एवं संचार के त्वरित साधन, प्रवासन, गतिशीलता, अनामता, द्वितीयक समूह एवं अव्यक्तक संबंध विशेष लक्षण है। यह प्रक्रिया अधिक तीव्र होती है। सामाजिक रूपांतरण के त्वरित होने से उत्पन्न तनाव और समाज की अपनी संरचनात्मक ढांचे को बदलती हुई दशाओं के अनुकूल पुनः ढालने की आंशिक योग्यता का होना भी या तो सामाजिक व्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों को सशक्त करता है या नए तनाव या समस्या पैदा करता है। नगरीकरण का उदाहरण लेकर इस बिंदु की व्याख्या की जा सकती है। नगरीकरण एक प्रक्रिया के रूप में सामाजिक रूपांतरण का एक महत्वपूर्ण सूचक है। साथ ही यह प्रक्रिया सामाजिक समस्याएं जैसे निर्धनता, बेकारी, नगरीय नगरों में अत्यधिक भीड़, आवास का अभाव, नगरीय सुविधाओं की कमी, अव्यक्तिक संबंध, गंदी बस्तियां तथा ऐसा पर्यावरण जो बाल अपराध तथा समाज विरोधी क्रियाओं को जन्म देती है। एक ऐसी सामाजिक प्राणी के रूप में एक और त्वरित सामाजिक रूपांतरण का सामना करता है और दूसरी ओर सामाजिक रूपांतरण से जनित सामाजिक समस्याओं के उचित हल ढूंढने का सतत प्रयास करता है। यह स्पष्ट है कि सामाजिक समस्याओं समाजों को दुष्प्रभावित करती है तथा उनकी प्रकृति को समझने और उत्तर प्राप्त करने के लिए यह सार्थक होगा कि विभिन्न समाज शास्त्रीय दृष्टिकोणों की व्याख्या की जाए। तो सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं उनकी उत्पत्ति को समझने के क्रम में विकसित हुई इस बिंदु पर ध्यान रखना होगा कि समाज का संबंध सामान्य एवं असामान्य दोनों दशाओं से है। समाज सुखी परिवारों से उतना ही संबंधित है जितना कि दुखी या समस्याओं से ग्रसित परिवारों से। समाज शास्त्र एक विद्यार्थी सामाजिक समस्याओं का अध्ययन इसलिए करता है ताकि वह असामान्य सामाजिक दशाओं, सामाजिक एवं व्यक्तित्व समस्याओं से निकट संबंध है। वे समस्याओं जिनकी प्रकृति का आभास व्यक्तिक जैसे बीमारी, व्यक्तिक हिंसा, कुपोषण आदि सामाजिक दशाओं से जुड़ी हैं, जो हजारों व्यक्तियों को उसी प्रकार की जीवन स्थिति में पीड़ित करती है। तो आपने देखा दोस्तों कि प्रस्तावना में क्या क्या है, किस किस तरह से बताया गया है। तो अब आगे चलते हैं। आरंभिक दृष्टिकोण ऐतिहासिक अर्थ में 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तब तक जब राज्य शासकीय अभिजन का प्रमुख संबंध कानून एवं व्यवस्था से था, मुख्य सामाजिक समस्या के रूप में अपराध की ही गणना होती थी। एक समस्या के रूप में अपराध ने पूर्वकालीन
सामाजिक विचारों का ध्यान आकर्षित किया। उस समय के अनेक आभास या तो विश्वासों एवं अंधविश्वासों के रूप में थे या अकाल, महामारी एवं अपराध की समस्याओं, गंभीर तथा व्यवस्थित अर्थ समझने से संबंधित थे। समझने के उद्देश्य से उनका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पहला है विश्वास एवं अंधविश्वास। शास्त्रीय दृष्टिकोण, भौतिक शारीरिक दृष्टिकोण। विश्वास एवं अंधविश्वास में कि विश्वास किया जाए या बिना देखे ही किसी चीज़ पर हम विश्वास कर लें, जिसे हम देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उसे हम अंधविश्वास कहते हैं। जिसे हम अपनी आँखों से देखते हैं उसे हम विश्वास कहते हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण, जो शास्त्रों या ग्रंथों, किताबों, बुक इत्यादि में बताया गया हो, समाज शास्त्रों द्वारा बताया गया हो। भौतिक शारीरिक दृष्टिकोण, भौतिक जो इस दुनिया में हो, शरीर से देखा हो, जाना गया हो, इस तरह से हमें हमारे विचार। अब है आस्थाएं और अंधविश्वास। मानव जीवन की अदीम अवस्था से आरंभ होकर आज तक मानव अकाल, दुर्बलता, महामारी, हिंसा, हत्या एवं अपराध का सामना करता रहा है। अनेक पूर्वकालीन समाजों में या समाज के कुछ भागों में आज भी इन समस्याओं को आत्माओं, प्रेतों, जादूगरनियों के विप्रभावों का परिणाम माना जाता है। कार्य कारण संबंध के मध्य उचित समझ का न होना ऐसे विश्वासों का आधार है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अंधविश्वास किस तरह से बढ़ाया जाता है, कि बताया जाता है कि आत्मा है, प्रेत है, जादूगरनियों द्वारा ऐसे से हमारे विचारों को बदल दिया जाता है। ठीक है। अब क्लासिकी दृष्टिकोण, 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर अपराधों को अधिक व्यवस्थित रूप से समझने के प्रयास किए गए। सर्वप्रथम सीजर बिकारियां 1764, जो एक इटली निवासी था, तथा जेरमी बेंथम, जो एक अंग्रेज था, इन दोनों ने एक सामाजिक समस्या के रूप में अपराध के कारणों की व्याख्या के गंभीर प्रयास किए, जिनके निरूपण शास्त्रीय सिद्धांत या दृष्टिकोण के रूप में जाना जाते हैं। इस सिद्धांत में सुखवाद या मानव में सुख की खोज की प्रकृति पर बल था। सुखवादी दृष्टिकोण स्वीकृत सामाजिक प्रतिमान के उल्लंघन को अभिप्रेरित करते हैं। इस प्रकार के परिणाम अपराध होते हैं। दूसरे शब्दों में, कुछ लोगों को अपराध करने में सुख मिलता था, अपराध उनके लिए उपभोगिता है। आपने देखा कि क्लासिकी ने किस तरह का दृष्टिकोण दिया। अब आगे है भौतिक शारीरिक दृष्टिकोण। बाद में कुछ अनुभाविक या प्रत्यक्षवादी प्रयास किए गए, जिससे अपराध की एक सामाजिक समस्या के रूप में व्याख्या की गई। सीजर लोम्ब्रोसो ने, जो इटली निवासी था, भौतिक शारीरिक गुणों से अपराध के संबंध का अध्ययन किया। इसलिए यह दृष्टिकोण भौतिक शारीरिक दृष्टिकोण या अपराध के सिद्धांतों के इटालियन संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध है, चूँकि उसने अपने कल्पित अभिग्रहों को अनुभाविक पद्धतियों से स्थापित करने का प्रयास किया। इसे अपराध की व्याख्या या प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण भी कहा गया है। लोम्ब्रोसो के अनुसार अपराधियों के कुछ निश्चित जन्मजात शारीरिक गुण होते हैं। अपराधियों के शारीरिक गुण सामान्य व्यक्तियों से भिन्न होते हैं। तो आपने देखा कि भौतिक शारीरिक दृष्टिकोण किस तरह से, कि इंसान अपराध करता है, क्या उसके अंदर कुछ ऐसा विचार हैं या कुछ ऐसे इंडक्शन मिलते हैं कि कुछ पहले से ही वो। तो उन्होंने बताया कि अपराधियों के कुछ निश्चित जन्मजात शारीरिक गुण होते हैं, कि उनमें जीन बोलते हैं हम, जैसे जीन, वही पहले से ही मौजूद होते हैं। अपराधियों के शारीरिक गुण सामान्य व्यक्तियों से भिन्न होते हैं। ठीक है, समझ गए आप। अब नेक्स्ट चलते हैं, समकालीन दृष्टिकोण। 19वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज में एक बड़े पैमाने पर सामाजिक रूपांतरण हुआ, जिसकी विशेषता यह थी कि गिरजाघर, राजतंत्र, सामंतवाद की पकड़ तथा अधिकारों में हर्ष हुआ एवं धर्मनिरपेक्ष वैचारिक लोकतंत्रीय राज्य एवं औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ। उसी के अनुरूप विचारों, विश्लेषण की पद्धतियों तथा संप्रदायों में परिवर्तन हुआ। इस शताब्दी में समाज विज्ञानों के क्षेत्र में सुस्पष्ट बौद्धिक प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर हुई। तो कहने का मतलब है कि समकालीन दृष्टिकोण में लोकतंत्र, मतलब जिसे कहते हैं चुनाव प्रणाली, ठीक है, औद्योगिक, ठीक है, कंपनी, फैक्ट्री एरिया जैसे उद्योगों को बढ़ाना, ठीक है,
उस क्रांति का उदय हुआ। ठीक है, प्रथम प्रवृत्ति में प्रमुख बल सामाजिक व्याख्या की केंद्रकता पर, जिसके प्रमुख घटक पर्यवेक्षण, बंधुत्व, संस्कृति एवं एकीकरण थे। दूसरी प्रवृत्ति में सामाजिक ज्ञात्मकता केंद्रीय विषय वस्तु थी, जिसके घटक विरोधाभास एवं संघर्ष थे। इन दोनों बौद्धिक प्रवृत्तियों से प्रकार्यवादी एवं मार्क्सवादी दृष्टिकोण का उद्भव हुआ। 19वीं शताब्दी में भारत पूर्णतः ब्रिटिश शासन की अधीनता के अंदर आ चुका था। ऐसी सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि में गांधीवादी विचार पद्धति ने अधीनता, उपनिवेशी सांस्कृतिक प्रभुत्व, ग्रामीण उद्योगों के हार्स एवं अंधविश्वास की पकड़, भय तथा अस्पृश्यता की समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का रास्ता दिखाया। समकालीन सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण में एक निश्चित बदलाव दृष्टिगोचर होता है। इसकी संक्षिप्त व्याख्या निम्नलिखित ढंग से की जा सकती है। तो सुनो, सामाजिक समस्याओं उनकी उत्पत्ति की पूर्वकालीन व्याख्या व्यक्तियों के प्रसंग में की जाती है। अब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक या संरचनात्मक कारकों पर बल है। पूर्वकालीन विश्लेषण के मुख्य सामाजिक व्याख्या के अनुरक्षण तथा संतुलन के पर्यवेक्षण पर था, जो सामाजिक परिवर्तन को एक संदेशात्मक घटना के रूप में मानता था। अब यह स्वीकार किया गया कि तनाव तथा सामाजिक समस्याओं का उद्भव सामाजिक प्रणाली में विरोधाभास के कारण होता है, जिसका हल किया जा सकता है। समकालीन समाजशास्त्र में सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं उत्पत्ति की व्याख्या के भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य पाए जाते हैं। इन परिप्रेक्ष्यों ने दो प्रमुख दृष्टिकोणों को जन्म दिया, जो निम्नलिखित है: प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण एवं मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो देखते हैं अब हम प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण। प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण समाज को एक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार अंतःसंबंध भागों को एक समुच्चय है, जो सब मिलाकर समग्र की संरचना करते हैं। विश्लेषण की मूल इकाई समाज है तथा उसके विभिन्न भागों को उनके समग्र के संबंध में समझा जाता है। इस प्रकार सामाजिक संस्थाएं जैसे कि परिवार तथा धर्म प्रकार्यवादियों तथा विश्लेषण सामाजिक प्रणाली के एक भाग के रूप में, न कि पृथक इकाइयों के रूप में किया जाता है। इस प्रकार समाज के सभी भाग प्रकार्यात्मक हैं, जहाँ तक कि वे व्यवस्था कायम रखते हैं और उनकी स्वस्थ उत्तरजीविका में योगदान देते हैं। प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण दुष्क्रिया के प्रत्यय को किसी सामाजिक संस्था के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो समाज के अनुरक्षण को कम करते हैं। दुष्क्रिया का प्रलय सामाजिक समस्याओं के आधुनिक अध्ययन के विशेष महत्व रखता है। प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण दो समाज शास्त्रियों अगस्त काम्टे एवं हर्बर्ट स्पेंसर की कृतियों में स्पष्ट है। बाद में उसका विकास इमाइल दुर्खिम ने किया। टेलेकट, पार्सन्स एवं रॉबर्ट के फर्टन ने उसका परिष्कार किया। पूर्वकालीन प्रकार्यवादियों ने जीव और मानव शरीर में सादृश्यता प्रदान की। जिस प्रकार एक जीव कुछ मूलभूत आवश्यकताएं रखता है, जिनकी संतुष्टि उसकी उत्तरजीविका के लिए अनिवार्य है, उसी प्रकार समाज की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी पूर्ति उसकी निरंतरता के लिए आवश्यक है। पूर्वकालीन प्रकार्यवादियों का मुख्य बल निम्नलिखित बिंदुओं पर था। तो समझो उन्होंने किस तरह का बिंदु दिए, हमें विचार दिए अपने भागों, व्यक्तियों, परिवार, धर्म, शिक्षा, विधि इत्यादि तथा समग्र समाज के बीच संबंधों का अच्छी तरह बुना होना। सेकंड है व्यवस्था का सरलतापूर्वक कार्य करना। थर्ड है व्यवस्था को कायम रखना। फोर्थ है संस्कृति तथा फिफ्थ है सामाजिक बंधुत्व। अब देखते हैं हम प्रकार्यवादी पूर्वापेक्षाएं। इस दृष्टिकोण के प्रमुख उत्पादनों में कुछ प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं सामाजिक अस्तित्व की आवश्यक दशाएं हैं। ये एकात्मक अनुकूलन एवं अनुरक्षण की प्रक्रियाओं को मजबूत करती हैं। इनके साथ ही पूर्वापेक्षाएं समाज के सुचारू प्रक्रिया में सहायता देती हैं। मुख्य पूर्वापेक्षाएं निम्नलिखित हैं: भूमिका, विभिन्नीकरण, संचार, प्रतिमानकता, नियमक। तो आपने देखा प्रकार्यवादी पूर्वापेक्षाएं, जिस तरह से इनमें बताया गया है कि एकात्मा अनुकूल अनुरक्षण की प्रक्रियाओं को मजबूत करती है, उसी प्रकार पूर्वापेक्षाएं समाज के सुचारू रूप प्रक्रिया में सहायता देती हैं। अब है भूमिका की अवधारणा। प्रकार्यात्मक विश्लेषण में भूमिका की अवधारणा का महत्वपूर्ण स्थान है। उसका अर्थ कार्य से है, जो एक व्यक्ति का एक संस्था से कार्य करने की आशा की जाती है।
व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत अभिप्रेरकों तथा सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर भूमिका सौंपी जाती है। इस तरह की भूमिका निष्पादित करने वाले लोग एक स्थिति या वर्ग के होते हैं। सभी समाजों में व्यक्तियों की एक एवं संस्थाओं के क्षेत्र में भूमिका विभिन्नीकरण पाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के समूह भिन्न भिन्न भूमिका निष्पादित करते हैं। उसी प्रकार सामाजिक संस्था जैसे परिवार एवं धर्म भी अपनी सौंपी हुई तथा प्रत्याशित भूमिका निष्पादित करते हैं, जो एक दूसरे से विभिन्न भिन्न होती हैं। प्रकार्यवादी विश्लेषण के अनुसार यदि प्रकार्यवादी पूर्वापेक्षाएं भंग हो जाती हैं, यदि भूमिका विभिन्नीकरण या भूमिका निष्पादन उचित नहीं है, तो समाज की प्रकार्यात्मक प्रभावित होगी और विभिन्न सामाजिक समस्याओं का उत्पादन होना निश्चित है। सामान्य निरूपणों की व्याख्या करने के बाद अब हम कुछ प्रमुख प्रकार्यवादी विचारों के दृष्टिकोण की विशिष्ट व्याख्या में प्रवेश करते हैं। सामाजिक तथ्य और प्रतिमानहीनता। प्रकार्य विश्लेषण में जिस प्रकार से भागों तथा समय के बीच संबंध की व्याख्या की गई, उससे ऐसा आभास होता है कि समग्र भागों का एक योग है। फिर भी दुर्खिम ने निरूपण को अपने सर्म विभाजन, धर्म तथा आत्महत्या के अध्ययनों में स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार किया है। दुर्खिम जो एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने विश्लेषण किया कि समाज की स्वजातिक प्रकृति है, सामाजिक तथ्य है, प्रतिमानहीनता है। उसके अनुसार समाज एक स्वविकसित वास्तविकता है। उसके शब्दों में यह वास्तविकता स्वजातिक है, जो कि व्यक्तियों से बाह्य है तथा उन पर आरोपित है। एक समाज के सदस्य सामाजिक तथ्यों द्वारा बाध्य हैं, जो कि दुर्खिम द्वारा कार्य करने, सोचने तथा अनुभूति के ढंगों के रूप में परिभाषित किए गए हैं। ये व्यक्तियों से बाह्य हैं तथा बाध्यकारिता की शक्ति रखते हैं, जिसके कारण व्यक्तियों को सामाजिक तथ्यों के पालन करने की बाध्यता होती है। दुर्खिम के विश्लेषण में सामाजिक तथ्यों को सामान्य तथा व्याधिकीय प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। श्रम विभाजन, धर्म, विधि एवं नैतिकता सामान्य सामाजिक तथ्य हैं, जबकि प्रतिमानहीनता समाज की व्याधिक दशा है। श्रम विभाजन के उग्र स्वरूप की विशेषताएं घातक प्रतिस्पर्धा, हित अभिविनाश तथा प्रवृत्तियों में समाज का भाव के रूप में प्रकट होती हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिमानहीनता की प्रवृत्तियों का विकास होता है। दुर्खिम के प्रत्यय में प्रतिमानहीनता एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। दुर्खिम का विचार है कि अति विभिन्नीकरण तथा उग्र श्रम विभाजन होने पर सामूहिक अंतरात्मा की प्रबलता में कमी आती है। ऐसी स्थिति में एक समूह के सदस्यों की प्रक्रियाएं सामान्य सामाजिक आदर्शों द्वारा नियमित नहीं हो सकती। विभिन्नीकरण का उग्र रूप सामान्य विश्वासों, नैतिकता, आदर्शों का अभाव प्रमाण विहीनता उत्पन्न करता है, जिसे दुर्खिम द्वारा प्रतिमानहीनता कहा गया है। तो आपने देखा कि प्रतिमानहीनता किस तरह से एक्सप्लेन किया गया, दुर्खिम ने किस तरह से उन्हें बताया कि सामाजिक तथ्य क्या है, प्रतिमानहीनता किस तरह से है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सामाजिक व्यवस्था का मूल्य मतक्य। जिस प्रकार दुर्खिम का प्रमुख संबंध सामाजिक एकात्मकता के विषय से है, उसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था पर बल देता है, जिसे अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में विकसित किया है। उसका कहना है कि सामाजिक जीवन का मुख्य लक्षण पारस्परिक लाभ तथा शांतिपूर्ण सहयोग है, न कि पारस्परिक शत्रुता तथा विनाश। पार्सन्स का विश्वास है कि सामान्य मूल्यों के प्रति वचनबद्धता केवल समाज के लिए व्यवस्था का एक आधार प्रदान करती है। पार्सन्स के अनुसार मूल्य मतक्य समाज में आधारभूत संयोजन सिद्धांत का निर्माण करना है। सामान्य तथ्य एकता एवं सहयोग की विविधता सहभाजित मूल्यों, एकता एवं सहयोग से हुई है। क्या वांछनीय तथा उपयुक्त है, इसकी सामान्य संकल्पना मूल्य प्रदान करते हैं। विशिष्ट स्थितियों में लक्ष्य दिशा देते हैं। भूमिकाएं साधन प्रदान करती है, जिनके मूल्यों तथा लक्ष्यों को कार्य में परिणति किया जाता है। पार्सन्स के अनुसार दो प्रमुख ढंगों से सामाजिक संतुलन व्यवस्था के सभी अंगों का संतुलन कायम रहता है। प्रथम है समाजीकरण होता है, जिसके माध्यम से मूल्यों का संचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता तथा मूल्यों को आत्मसात किया जाता है, जिससे वे व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन सकें। पश्चिमी समाज में परिवार तथा शिक्षा व्यवस्था
इस प्रकार ये से संबंधित प्रमुख संस्थाएं हैं। तो देखा दोस्तों हमने कि पार्सन्स के अनुसार फर्स्ट समाजीकरण में क्या होता है, दूसरा चलता है दूसरे सामाजिक नियंत्रण को विभिन्न विधियों के द्वारा भी यह कायम रहता है, जो विचलन को रोकती है और व्यवस्था को बनाए रखती है। इस प्रकार समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रियाएं प्रणाली के संतुलन और व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए आधारभूत है। इस प्रकार समाजीकरण तथा सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रियाएं समूह के सदस्यों के मध्य मूल मतक्य की चेतना का संचार करती है और व्यवस्था के अनुरक्षण में सहायक होती है। पार्सन्स के अनुसार अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और प्रतिरूप अनुरक्षण प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं। समाज के अस्तित्व के लिए ये अनिवार्य पूर्व दशाएं हैं। सारांश में कहा भी गया है कि मूल्य मतक्य व्यवस्था, समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण के अभाव में सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। अभी आगे चलते हैं। सामाजिक दुष्क्रिया, प्रतिमानहीनता और संरचना, ये हमारा 5। मर्टन कहता है कि सामाजिक समस्याएं वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ घोष्ठ दोनों पक्ष रखती हैं, जिन्हें वह गोचर एवं अगोचर तथा अंतर्निहित की संज्ञा देता है। उसके अनुसार केवल गोचर सामाजिक समस्याएं, जिन्हें स्पष्ट रूप से समाज में पहचाना गया है, का ही केवल अध्ययन नहीं किया जाए, बल्कि अगोचर सामाजिक समस्याओं का भी अध्ययन किया जाए, जो कि उन दशाओं की ओर संकेत करती है जिनका प्रचलित हितों एवं मूल्यों से विरोध है, परंतु सामान्यतः ऐसा माना नहीं जाता। गोचर समस्याएं व्यक्ति एवं वस्तुनिष्ठ हैं, जबकि अगोचर समस्याएं दबी हुई अथवा अंतर्निहित होती हैं। सामाजिक समस्याओं के दोनों गोचर एवं अगोचर पक्ष दुष्क्रिया से प्रभावित हैं। तो अभी कह रहे हैं कि मर्टन के उन्होंने विश्लेषण किया कि सामाजिक समस्याओं का अध्ययन व्यवहार के विश्वास तथा संगठन के दुष्क्रिया पर भी केंद्रित है, केवल उनके प्रकारों पर ही नहीं। मर्टन के अनुसार एक सामाजिक दुष्क्रिया एक प्रक्रिया है जो सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता तथा अस्तित्व को अक्षतग्रस्त करती है। यह प्रत्यय इस भ्रम को तोड़ता है कि समाज में हर चीज सद्भाव एवं एकीकरण के लिए ही कार्य करती है। एक सामाजिक दुष्क्रिया व्यवस्था के एक विशेष भाग की प्रकार्यात्मक आवश्यकता की पूर्ति में एक विशिष्ट अपर्याप्तता दुष्क्रिया परिणामों का एक समुच्चय प्रदान करता है, जो कि एक सामाजिक व्यवस्था में प्रकार्यों की आवश्यकताओं में हस्तक्षेप करता है। उदाहरण के लिए ग्रामों में नगरों को बड़े पैमाने पर प्रवासन, सामाजिक एकात्मकता, जनजातीय रचना तथा ग्रामीण जीवन के आचार तत्व को कायम रखने के लिए दुष्क्रियात्मक है। साथ ही वह नगरीय जीवन के लिए दुष्क्रियात्मक है, क्योंकि वह भीड़ भाड़ में वृद्धि करता है और नगरीय सुख सुविधाओं में कमी पैदा करता है। एक सामाजिक व्यवस्था में वही सामाजिक प्रतिरूप कुछ के लिए दुष्क्रियात्मक और दूसरों के लिए प्रकार्यात्मक हो सकता है। मर्टन ने सुझाव दिया कि सामाजिक संरचना की कुछ दशाएं ऐसी स्थितियां उत्पन्न करती हैं जिसमें सामाजिक संहिताओं का अतिलंघन एक सामान्य प्रत्युत्तर बन जाता है। सामान्य तथा सांस्कृतिक संरचना के तत्वों में दो सामाजिक समस्याओं के अध्ययन सुलभता के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग में सामाजिक संरचना के दो पक्ष दृष्टि में आवश्यक रखना है। प्रथम में संस्कृति द्वारा परिभाषित लक्ष्य सम्मिलित है। इसमें आकांक्षात्मक संदर्भ समाविष्ट है। इन सांस्कृतिक आकांक्षाओं में कुछ मानव की मौलिक प्रेरणाओं से संबंधित है, परंतु वे उनके द्वारा निर्धारित नहीं होते। संरचना का दूसरा पक्ष समाज द्वारा अनुमोदित साधन है। ठीक है, प्रत्येक सामाजिक समूह अपने सांस्कृतिक उद्देश्यों के साथ उस नियमन का जोड़ना है जो उन उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए अनुमोदित पद्धतियों की संख्या संस्थाओं में मूल रूप से निहित है। लक्ष्यों तथा संस्थागत साधनों का विभिन्न विभेदक बल के कारण समाज स्थिर हो जाता है और वहाँ प्रतिमानहीनता विकसित होती है। इस तरह से देखा दोस्तों आपने मर्टन द्वारा प्रतिपादित प्रतिमानहीनता का सिद्धांत तथा अवसरों की संरचनाएं। तो आगे चलते हैं। विभिन्न प्रकार के विचलित व्यवहारों की दरें वहाँ सबसे उच्च होती हैं जहाँ संस्कृति द्वारा उत्प्रेरित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समाज द्वारा प्रदत्त
विधि विसंगत साधनों की लोगों के पहुँचने के अवसरों का भाव होता है। उदाहरण के लिए संस्कृति इसकी पुष्टि करती है कि एक समाज के सभी सदस्यों को अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने का अधिकार है, परंतु उसके लिए स्वीकृत साधनों से विवंचित रह कर दिए जाते हैं। अवसरों की यह अस्वीकृति सामाजिक समस्याओं के संरचनात्मक स्रोतों को समझने में सहायक हो सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्स एक इस सरल अभिमत से आरंभ करता है कि जीवित रहने के लिए मानव को भोजन तथा भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करना आवश्यक है। ठीक है, इस क्रिया में वह अन्य व्यक्तियों से संबंध स्थापित करता है। सरल आखेट चरण से जटिल उद्योग चरण का उत्पादन एक सामाजिक उद्यम है। समाजों के अलावा सभी समाज आधारभूत विरोधाभास रखते हैं, जिसका अर्थ है कि वे वर्तमान में स्वरूप से दोस्तों थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। समाजों के अलावा सभी समाज आधारभूत विरोधाभास रखते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने वर्तमान स्वरूप में जीवित नहीं रहेंगे। इन प्रतिवादों में निर्धन का शोषण धनी के द्वारा सन्निहित है। उदाहरण के लिए सामंती समाज में जमींदार कृषिदास का शोषण करते थे। पूंजीवादी समाज में पूंजीपति अपने श्रमिकों का शोषण करते हैं। यह इन दोनों वर्गों के बीच हितों के मूल संघर्ष उत्पन्न करता है, क्योंकि एक दूसरे की लागत पर लाभ उठाता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था अनेक सामाजिक समस्याओं से ग्रसित है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको, मानव का मानव के द्वारा शोषण हो रहा है, असमानता और गरीबी है, अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं श्रमिकों का अलगाव है। जो हम अपने द्वारा उत्पाद करते हैं वस्तु, तो उनको कस्टमर खरीद नहीं रहा है, ग्राहक ले नहीं रहा है, उनको बेच नहीं रहा है। तो आगे है अपमानवीकरण। तो इस प्रसंग में हम मार्क्सवादी सैद्धांतिक ढांचे से में अक्षमता और निर्धनता की विशेष रूप से विवेचना करना चाहेंगे। यह दोनों समस्याएं भारतीय समाज से विशेष रूप से जुड़ी हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण में मेन चीज़ क्या है। तो मार्क्स ने बताया कि जीवित रहने के लिए मानव को भोजन तथा भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करना आवश्यक है। ठीक है, व्यक्तियों से संबंध स्थापित रखना आवश्यक है। सरल आखेट चरण से जटिल उद्योग, मतलब जटिल छोटे बड़े सबसे बड़े उत्पादन सामाजिक एक उद्यम है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं दोस्तों। असमानता। मार्क्स के अनुसार असमानता सभी समाजों में घटित होती है क्योंकि उत्पादन के साधनों का असमान वितरण। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में एक समाज की समता पर आधारित प्रमुख पूर्वाभिमुख की हर एक को उसकी आवश्यकता अनुसार, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में प्रकार्यवादी विश्लेषण में हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार बल दिया जाता है। प्रकार्यवादी तथा मार्क्सवादी अक्षमता के स्रोतों में पर असहमत है। दोनों सहमत हैं कि असमता समाज में श्रम विभाजन से जुड़ी है। मार्क्स ने बल देकर कहा कि सामाजिक असमता अंतिम रूप से आर्थिक असमता तथा वंचन का परिणाम है। प्रकार्यवादियों के अनुसार स्त्रीकरण समाज के प्रकार्यात्मक और स्त्रीकृत समाजों में सामाजिक असमता का होना स्वाभाविक है। सभी मानवों के गुण, योग्य, निष्पादन तथा उपलब्धियां समान नहीं होती। इस प्रकार प्रकार्यवादी विश्लेषण में सामाजिक असमता भी प्रकार्यवादी दिखाई देती है। तो आपने देखा कि असमता में असमानता में क्या है कि सभी समान नहीं है, कोई ज़्यादा अमीर है, कोई ज़्यादा गरीब है। इसको समाज को एक समान में लाने के लिए, समान को करने के लिए, सम्मान सबको सम्मान करने के लिए, तो हमें मार्क्स जो एक समाजशास्त्री थे उन्होंने अपना दृष्टिकोण बताया। आगे है निर्धनता। पूंजीवादी समाज में निर्धनता मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार जनित असमानता के संदर्भ में
समझी जा सकती है। उत्पादन के साधनों के जो स्वामी हैं उनके पास धन का केंद्रण पाया जाता है। श्रमिक वर्ग के सदस्य केवल अपने श्रम के स्वामी हैं, जिससे वे श्रमिक बाजार में मजदूरी के बदले बेचने के लिए बाध्य हैं। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में पूंजीवादी समाज में राज्य शासक वर्ग के हितों का परिवर्तन करता है, इसलिए सरकारी उपायों से निर्धनता के कठोर प्रभावों को कम करने के सिवाय बहुत थोड़ी आशा की जा सकती है। पूंजीवादी समाजों में भी सामाजिक कल्याण एवं सुरक्षा को इसलिए अपनाया गया है ताकि निर्धन एवं सामाजिक रूप से वंचित लोगों को कठिनाइयों को कम किया जा सके। इन उपायों में सहायतार्थी की सहायता की है, परंतु उसका परिणाम धन का धनी से निर्धन को पुनः वितरण नहीं है। अति निर्धनता तथा कुछ ही हाथों में धन का एकत्र हो जाना पूंजीवादी व्यवस्था के अपरिहार्य परिणाम है। निर्धनता का हल सामाजिक सुरक्षा के उपायों में सुधार नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था में सामाजिक समस्याओं की तरह उसके लिए सामाजिक संरचना में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो आपने देखा कि निर्धनता में बता गया कि हर किसी का कोई शोषण कर रहा है, धन से धनी को निर्धन, ठीक है, धन का धनी से निर्धन को पुनः वितरण नहीं हो रहा। निर्धनता का कुछ ही हाथों में एक धन का एकत्र हो जाना, यही एक पूंजीवादी व्यवस्था का अपरिहार्य परिणाम है। अगर इसको हटाना है तो पूंजीवादी व्यवस्था में सामाजिक समस्याओं की अच्छी तरह उसके लिए सामाजिक संरचना में कुछ अमूल जो अलग ही परिणाम दिखाने को मिले उनको करने की आवश्यकता है। तो आगे चलते हैं हम सामाजिक समस्याओं का गांधीवादी दृष्टिकोण। कि गांधीवादी दृष्टिकोण को उचित रूप से समझने के लिए उसके मूलभूत परिप्रेक्ष्य तथा तत्कालिक सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों में स्पष्ट भेद करना आवश्यक है। जहाँ तक कि उसके मूलभूत परिप्रेक्ष्य का संबंध है, गांधी एक नैतिक व्यवस्था की रचना चाहते थे जो सत्य, अहिंसा, बंधुत्व, स्वराज्य, शक्ति एवं अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण, सादगी एवं निश्चित शांतिपूर्ण साधनों द्वारा अन्याय का प्रतिरोध, जिसे सत्याग्रह कहा जाता है, पर आधारित हो। गांधी के युग में भारतीय समाज के सामने अनेक सामाजिक समस्याएं थी। इनमें से कुछ बड़े और कुछ अन्य छोटे पैमाने की थी, जैसे कि स्त्रियों की निम्न स्थिति, अस्पृश्यता, निर्धनता, निरक्षरता, उपनिवेशी शिक्षा, ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा दैनिक राजनीतिक समस्याएं। जब गांधी भारतीय राजनीतिक पटल पर एक राजनीतिक एवं एक सामाजिक विचार के में प्रकट हुए, वह उनकी गंभीरता से परिचित थे। तो बताया गया कि जो सामाजिक समस्याओं में गांधी जी का किस तरह का दृष्टिकोण था। गांधी जी चाहते क्या थे कि नैतिक व्यवस्था की रचना चाहते थे वो, ठीक है, सत्य चाहते थे वो, अहिंसा, ठीक है, बंधुत्व, आपस में भाईचारा, स्वराज्य, स्वतंत्रता, शक्ति एवं अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण मतलब शक्ति को बढ़ाना, सादगी एवं निश्चित शांतिपूर्ण साधनों द्वारा अन्याय का प्रतिरोध, ठीक है, जिसे गांधी जी ने सत्याग्रह का नाम दिया। साधन एवं साध्य, ठीक है, साधन एवं साध्य। सामाजिक समस्याओं का गांधीवादी दृष्टिकोण साधन तथा साध्य को एक समग्र का भाग मानता है, जिसका लोकतांत्रिक संदर्भ है। मार्क्स की तरह नहीं, जो साध्य पर विशेष बल देता है। गांधी एक शोषण रहित सामाजिक व्यवस्था के पक्षधर थे, क्योंकि वह भली प्रकार समझते थे कि हिंसा एक शोषण पूर्ण व्यवस्था में निहित होती है। गांधी के जीवन का महत्व लक्ष्य भारत के लिए स्वराज्य की प्राप्ति था। उनका सामाजिक राजनीतिक दर्शन सत्य, अहिंसा और साधन साध्य की एकता पर आधारित था। गांधी के लिए साधन उपकरण मात्र नहीं है, वे सृजनशील क्षमता से परिपूर्ण हैं। उनकी रचनात्मक साधनों की खोज ने एक सकारात्मक आध्यात्मिक निर्णय से विस्तृत किया। मानव जाति को एक ऐसा नैतिक अस्त्र प्रदान किया जो सब प्रकार के उत्पीड़नों का विरोध करने के लिए है, चाहे ये उत्पीड़न सामाजिक व्यवस्था के अंदर से किए गए हों या बाहर से के लिए, चाहे ये उत्पीड़न सामाजिक व्यवस्था के अंदर से किए गए हों या बाहर से। समझने की कोशिश करना दोस्तों, गांधी ने इस नैतिक अस्त्र को सत्याग्रह के नाम से पुकारा, ठीक है, आप समझे। अब दोबारा मैं रिपीट करता हूं इसको, चाहे ये उत्पीड़न सामाजिक व्यवस्था के अंदर से किया गया हो या फिर बाहर से।
गांधी ने इस अस्त्र को सत्याग्रह के नाम से पुकारा। उनके लिए केवल साधन सही नहीं, बल्कि उनके लिए प्राप्त करने वाले साधन भी उतने ही पवित्र होने चाहिए। नवीन आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि एक अहिंसात्मक समाज की रचना कारखाने की सभ्यता पर नहीं हो सकती, बल्कि उसकी रचना स्वनिर्भर गांवों से हो सकती है। आज की प्रचलित हिंसा के जुड़े मुख्यतः आर्थिक कारकों में है तथा उनका उपचार समाज में धन के विकेंद्रीकरण को हटाना है। उत्पादन व्यवस्था को आवश्यकताओं के प्रगतिशील तथा नियमित अल्पीकरण के आदर्शों पर आधारित होना चाहिए, न कि आवश्यकताओं के बहुलीकरण पर। अर्थव्यवस्था को जीवन केंद्रित होना चाहिए, न कि वस्तुओं के विशाल उत्पादन पर। इसका अर्थ है सामाजिक अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था को आवश्यकता अनुसार उत्पादन के आध्यात्मिक सिद्धांत पर चलना चाहिए, न कि अधिकतम सिद्धांत पर। परिमाण तय इसे एक शोषण रहित अर्थव्यवस्था होना चाहिए जो सरल और सीमित औद्योगिक पर आधारित हो। सामाजिक और आर्थिक संगठन पर विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जिसका आधार आवश्यकता अनुसार स्वायत्तता का सिद्धांत हो। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का स्पर्धा रहित और अर्जनशीलता होना चाहिए, जिसका आधार न्यायिकता का सिद्धांत हो। असमानता। गांधी जी ने असमानता का सिद्धांत भी दिया। गांधीवादी दृष्टिकोण का यह विचार प्रस्तुत करता है कि आर्थिक समता का लक्ष्य मजदूरी की समानता है, जो ईमानदारी से दिन भर काम करने पर एक व्यक्ति को दी जाती है, चाहे वह वकील हो, डॉक्टर हो या शिक्षक हो या महेत्र हो, मजदूरी करने वाला हो। समानता की एक स्थिति में पहुंचने के लिए अग्रिम उन्नतशील प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो गांधीवादी दृष्टिकोण में बताया गया कि असमानता में किस तरह के कार्यों को करने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गांधीवादी विचारों में आर्थिक समानता का अर्थ यह नहीं कि सभी व्यक्ति शब्दार्थ के अनुसार समान धनराशि अथवा सांसारिक वस्तुओं की समान तादाद उनके कब्जे में होगी। यह संभव है कि धनवान और निर्धन के बीच अंतर को कम किया जाए। उन थोड़े से धनवान व्यक्तियों को जिनके पास राष्ट्र की संपत्ति का बहुत बड़ा अंश एकत्रित है, सामान्य रूप से नीचे की ओर समतल करना चाहिए तथा उन लाखों निर्धन मूक व्यक्तियों के स्तर को ऊपर की ओर ले जाना चाहिए, जिसके अतिरिक्त हर व्यक्ति को एक संतुलित आहार, रहने के लिए समुचित आवास, अपने तन को ढकने के लिए पर्याप्त कपड़ा, बच्चों को शिक्षित करने की सुविधाएं, यथेष्ट चिकित्सा संबंधी सहायता निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। अतः आर्थिक समानता का वास्तविक अर्थ है कि हर एक को उसकी आवश्यकता अनुसार सुविधाएं प्राप्त हो। गांधी एक प्राणहीन समानता पैदा नहीं करना चाहते थे, जहां एक मानव अपनी योग्यता की अधिक से अधिक प्रयोग की संभावना में अक्षम हो जाए या अक्षम कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा समाज अपने विनाश के बीज साथ ही वहन करता है। तो देखा दोस्तों आपने। आगे चलते हम जाति व्यवस्था एवं अस्पृश्यता। अपने पहले के लेखों में गांधी वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति अनुकूल जान पड़ते हैं, जिसमें उनका निहित अर्थ आत्म संयम, संरक्षण तथा शक्ति की मितव्ययिता, किसी एक वर्ण को दूसरे से अन्यायपूर्ण अपनी उच्च परिस्थिति के हक की मांग करना, मान्य प्रतिष्ठा को नकारना और विशेषतया समाज के उस भाग के लिए से अनुचित ढंग से अस्पृश्य माना जाता हो। अस्पृश्यता एक अभिशाप है जो हमको प्राप्त हुई है। जब तक हिंदू अस्पृश्यता को अपने धर्म का हिस्सा मानते रहेंगे, तब तक स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता। तो आपने देखा कि जाति व्यवस्था में अस्पृश्यता के बारे में गांधी जी के मेन क्या विचार रहे, कि उन्होंने क्या, उनका मेन टाइटल था माइंड में। तो अभी हम दोबारा रिपीट करते हैं। उन्होंने कहा कि जिसे एक अनुसूचित ढंग से अस्पृश्य माना जाता हो, अस्पृश्यता एक अभिशाप है जो हमको प्राप्त हुई है। जब तक हिंदू अस्पृश्यता को अपने धर्म का हिस्सा मानते रहेंगे, तब तक स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है। रचनात्मक कार्यक्रम। गांधी जी ने अस्पृश्यों को हरिजन नाम से संबोधित किया। वे अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए इतने चिंतित थे कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की साधारण सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और केवल अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए काम करने का निश्चय किया। अस्पृश्यता को दूर करने तथा खादी को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम में सांप्रदायिक एकता, मद्य निषेध, ग्रामीण स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान,
बुनियादी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता, स्त्रियों का उत्थान, हिंदी का प्रसार, आर्थिक समानता के लिए कार्य, आदिवासियों की सेवा तथा छात्रों, किसानों एवं श्रमिकों का सहयोग सम्मिलित है। गांधी जी ने अस्पृश्यता को दूर करने के लिए बहुत से कार्य किए, जिनमें मेन हमने आपको बताए। ठीक है, आगे चलते हैं। गांधी जी गांधी विचारधारा में सामुदायिक व्यवस्था के उद्देश्य शोषण रहित जीवन पर निर्भर थे, जो कि गांधी जी द्वारा प्रदत्त 11 संकल्पों से समरसता रखते हैं। वे संकल्प थे: सत्य, अहिंसा, स्वाद नियंत्रण, चोरी न करना, अपरिग्रह, अभय, स्वदेशी, अस्पृश्यता हटाया जाना, शर्म, सहनशीलता करना तथा धर्मों में समानता। ठीक है, इन दृष्टिकोणों की अपर्याप्तता। आगे चलते हैं अब हम। प्रकार्यवादी, मार्क्सवादी तथा गांधीवादी दृष्टिकोण ने अपने परिप्रेक्ष्य में सामाजिक समस्याओं को समझने का प्रयास किया। कोई भी दृष्टिकोण अंतिम नहीं माना जा सकता। हमको ध्यान रखना है कि इन दृष्टिकोणों को केवल अपने काल एवं उद्गम स्थान की आवश्यकताओं के अनुसार उद्भव हुआ। शास्त्रीय प्रकार्यवादी जैसे काम्पटे, सेंसेपर, दुर्खिम का संबंध 19वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज की समस्याओं से था, जो कि इस रूपांतरण की प्रक्रिया की नवीन चुनौतियों का अनुभव कर रहे थे, अर्थात ग्रामीण से नगरीय, कृषक से औद्योगिक, सामंती से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था। स्वाभाविक रूप से उनका संबंध समाज के पुनर्गठन, प्रकार्यात्मक एकीकरण तथा सामाजिक एकात्मकता से था। दूसरी ओर कार्ल मार्क्स का अधिकांश संबंध मानव समाज के ऐतिहासिक विकास, औद्योगिकरण एवं पूंजीवादी से उत्पन्न समस्याओं से था, जैसे कि प्रक्रियाकरण अथवा शिव शवधन, मानव का मानव द्वारा शोषण, अमानवीकरण तथा कार्य करने की दशाएं। गांधी का प्रमुख संबंध भारतीय समाज की समस्याओं से था, जैसे कि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवादी शोषण, स्त्रियों की परिस्थिति, मद्यपान, ग्रामीण समुदायों का दुर्बल होना तथा विनाश की ओर बढ़ना तथा घरेलू उद्योग धंधों का विनाश होना इत्यादि। इन विचारों की कुछ सीमाएं थीं, जिनके बारे में प्रश्न भी उठाए गए। ठीक है, आगे देखेंगे कि हम किस किस तरह की सीमाओं का पहचान कर सकते हैं, किस किस तरह से। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण, समीक्षात्मक पुनर्विवेचन। इन दृष्टिकोणों की अपर्याप्तता के विषय में सवाल उठाए गए हैं। संक्षेप में हम इन दृष्टिकोणों की अपर्याप्तता का विवेचन करेंगे। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण की इन मूलभूत प्रस्तावनाओं पर पीए सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजिकल थियरीज टुडे 1996 में आपत्ति की है। सोरोकिन के अनुसार दासों एवं स्वामियों, अधीन तथा उनके विजेताओं के सहभाजित विनाशों तथा लक्ष्यों में समानता नहीं है, जबकि यह तथ्य है कि वे एक ही समाज के भाग हैं। दुष्क्रियात्मक पक्षों के विषय में सोरोकिन सवाल करता है कि सुकरात, ईसा तथा मार्क्स की क्रियाओं को क्या कहा जा सकता है। प्रकार्यवादी या दुष्क्रियावादी, पूर्वकालीन ईसाई समुदायों द्वारा दिया गया बल या नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वालों के द्वारा दिया गया बल। अनुकूलन पर या प्रतिकूलन पर, इन प्रश्नों के उत्तर इस पर निर्भर होंगे कि हम अपनी पहचान क्रम से इन समाजों में किस पक्ष के साथ रखते हैं। तो देखते हैं आगे। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण अपने विवेचन में एक प्रभाव को एक कारण मानती है। वह व्याख्या करती है कि व्याख्या के भाग इसलिए अस्तित्व रखते हैं क्योंकि उनके लाभदायक परिणाम समग्र व्यवस्था के लिए हैं। इसके अतिरिक्त वह मानव क्रियाओं का निर्धारण वादी दृष्टिकोण प्रदान करता है, क्योंकि वह वर्णन किया गया है कि मानव का व्यवहार व्यवस्था पर निर्धारित है। मानव को एक स्वचालित यंत्र, कार्यक्रमबद्ध निदेशक था व्यवस्था द्वारा नियंत्रित चित्रित किया गया है। एल्विन गुल्डनर कहता है कि साध्यों तथा मूल्यों जिनका मानव अनुसरण करता है कि महत्ता पर बल देते समय पार्शंस कभी नहीं पूछता कि ये किसके साथ है या मूल्य हैं। थोड़े से प्रकार्यवादी इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि समाज में कुछ समूह अपने ही हितों के संदर्भ में क्रिया करते हुए दूसरों पर प्रभाव जमाते हैं। इस दृष्टिकोण से सामाजिक व्यवस्था शक्तिमान के द्वारा आरोपित है तथा मूल्य मतक का केवल प्रभावी समूह की स्थिति को वैधता प्रदान करता है। प्रकार्यवादी इस प्रकार के हितों के संघर्ष का मान्यता प्रदान करने में असफल है, जिनमें अस्थिरता तथा अव्यवस्था उत्पन्न करने की प्रवृत्ति है।
संघर्ष भी व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। अतएव सामाजिक समस्याओं को समाजशास्त्री विश्लेषण के रूप में सार्थक है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण में ऐतिहासिक व्याख्याओं को समाज और उसकी समस्याओं को समझने में बहुत कम स्थान दिया जाता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण की समालोचना। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अब नेक्स्ट में। मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आलोचना समीक्षा में हमको मार्क्सवाद के दो पक्षों की अवश्य ध्यान में रखना चाहिए पक्षों को। मार्क्सवाद एक सिद्धांत के रूप में और दूसरा है मार्क्सवाद एक क्रियान्वयन के रूप में। पहले पक्ष के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने भौतिक शक्तियों तथा संघर्ष की भूमिका पर अत्यधिक बल दिया। उसने पूंजीवादी समाज की वर्ग संरचना का अति सरलीकरण किया, जिसमें नवीन धंधे व्यवस्था तथा मध्य वर्ग को ध्यान से हटा दिया गया। कार्यान्वयन में मार्क्सवादी कल्पना लोग पहले की सोवियत यूनियन के साम्यवादी राज्यों तथा पूर्वी यूरोप द्वारा प्राप्त न हो सका। साम्यवादी राज्यों की विशेषता थी तानाशाही पुलिस, राज्य, अकुशलता एवं भ्रष्टाचार। परिणाम यह हुआ कि न केवल मार्क्सवादी राज्य रह गए, बल्कि मार्क्सवाद का सौपन सोवियत यूनियन तथा पूर्वी यूरोप में चकनाचूर हो गया। मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि अंत में मध्य वर्ग समाप्त हो जाएगा और केवल दो वर्ग रहेंगे, अर्थात पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग। परंतु एक विपरीत प्रक्रिया प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी, जिसके द्वारा समर्थ हाथ से काम करने वाले श्रमिक की बढ़ती हुई संख्या मध्यवर्ती स्तर में प्रवेश करके मध्य वर्ग बनता जा रहा था, जहां जनसंख्या में बहुसंख्या मध्यम वर्ग की है, न कि श्रमिक वर्ग की। यह प्रक्रिया दोनों पूंजीवादी तथा साम्यवादी समाजों में दृष्टिगोचर हो रही है। जिलास के अनुसार साम्यवादी राज्यों में एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसमें साम्यवादी नेता भी शामिल थे। इस वर्ग के पास राजनीतिक शक्ति और बेहतर अवसर उपलब्ध थे। साम्यवादी राज्यों में वर्ग संरचना और नए वर्ग का अधिसंख्यक वर्ग पर आधिपत्य पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका। सामाजिक समस्याओं के कई कारण थे, किसी एक कारण से विश्लेषण संभव नहीं था। हालांकि मार्क्स ने केवल आर्थिक कारणों पर ही बल दिया था, जिसके अलावा संस्कृति और सामाजिक संरचना के समग्र दृष्टिकोण में अंतिम परिणाम पर बल देना बहुत तर्कसंगत नहीं था। ठीक है, आगे चलते हम गांधीवादी दृष्टिकोण पर पुनर्दृष्टि डालते हैं। एक बार देखते हैं कि दोबारा क्या बता रखा है उन्होंने। गांधीवादी दृष्टिकोण वर्तमान व्यवस्था की आलोचनात्मक समीक्षा करता है, एक नवीन समाज के निश्चित मूल तत्वों को प्रस्तुत करता है तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए पदशास्त्र प्रदान करता है, पद्धति शास्त्र। आलोचकों की युक्ति है कि गांधीवादी दृष्टिकोण में मौलिकता का भाव है तथा परंपरागत भारतीय विचारों, समाजवाद तथा उदारतावाद में एक मिश्रण। वह आदर्शवादी है तथा सामाजिक वास्तविकता की रुक्ष प्रकृति से परे है। अन्याय के प्रतिकार की गांधीवादी सत्याग्रह की पद्धति आज किसी न किसी रूप में सारे विश्व में मान्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करने वाले लोगों ने गोरों के अन्याय से मुक्ति के लिए इस पद्धति का सफलतापूर्वक उपयोग किया। दक्षिण अफ्रीका के नस्ल विरोधी संघर्ष में भी इस पद्धति का उपयोग किया गया। पूर्वी यूरोप की जनता ने साम्यवादी तानाशाही के विरुद्ध भी इसका उपयोग किया। समकालीन सामाजिक वास्तविकता, दुष्क्रियात्मक पक्ष। अभी देखते हैं हम वे क्रियाएं तथा दशाएं जो समाज की सरल क्रियात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, दुष्क्रियात्मक कहलाती है। समाजशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग मर्टन ने किया। सभी समाजों में अपराध, बाल अपराध, मद्यपान, मादक द्रव्य व्यसन, वेश्यावृत्ति, निर्धनता तथा सामाजिक आर्थिक असमानता दुष्क्रियात्मक स्वीकार की गई। समकालीन समाज में अनेक दुष्क्रियात्मक क्रियाएं एवं दशाएं हैं जो विश्व, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर पाई जाती हैं। इन तीनों स्तरों की दुष्क्रियात्मक क्रियाएं एक दूसरे से बड़े गहराई से जुड़ी हुई हैं। अभी चलते हैं आगे, हम विश्व स्तरीय दुष्क्रियाएं देखते हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो विश्व स्तर पर कार्य करती हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना, भविष्य में होने वाले युद्धों की रोकथाम,
और विभिन्न राष्ट्रों के बीच पारस्परिक समझ की अभिवृद्धि के लिए हुई थी। यह अपने कार्य को प्रभावशाली ढंग से पूरा न कर सकी। अंत में सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भीषण बर्बादी हुई। तब तक यूएसएसआर विघटित नहीं हुआ जब तक शीत युद्ध की धमकी और आणविक अस्त्रों को भय का अनुभव विश्वव्यापी स्तर पर मानव जाति द्वारा किया गया। हाल ही के दशकों में धार्मिक रूढ़िवाद के उद्भव से बेरोजगार की दर में वृद्धि, अर्थव्यवस्था की मंद वृद्धि, सार्वभौमिक आतंकवाद के आविर्भाव की प्रबल सार्वभौमिक चुनौतियां, दुनिया अब भूमंडलीकृत हो गई है। इसलिए सामाजिक समस्याएं राष्ट्रीय सीमाओं में कैद नहीं रह गई, परंतु कुछ समस्याएं कुछ खास देशों में ही प्रमुख रूप से सक्रिय हैं। इस संदर्भ में हम राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कुछ दुष्क्रियाओं और समस्याओं की चर्चा करने जा रहे हैं। संस्था के रूप में धर्म, काम, आदमी आदमी के बीच भाईचारा, सौहार्द फैलाना दुर्भाग्यवश भारत में विभाजन के सांप्रदायवाद के दुष्क्रियात्मक पक्षों को बढ़ावा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ कट्टरपंथ आतंकवाद ने काफ़ी तबाही मचाई है। इसी प्रकार भारतीय समाज की कुछ विशिष्ट समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, अस्पृश्यता, जातिवाद और भ्रष्टाचार, जो भारतीय प्रजातंत्र को नीचे से झकझोर कर देता है। रूपांतरण की प्रतिमानों एवं सामाजिक समस्याएं। तो आगे देखते हैं हम दोस्तों। पिछले कुछ वर्षों में प्रतिमान के प्रत्यय का सामाजिक विज्ञानों में बहुधा प्रयोग हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है एक शब्द की विभक्तियाँ जिसके उदाहरण के लिए सारणीबद्ध किया गया है, या भिन्न भिन्न शब्दों या मोड या वर्ग के व्याकरणिक संबंधों को व्यक्त करना है। इस प्रकार प्रतिमान का प्रत्यय व्याकरण से आया है। सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञानों में प्रतिमान प्रत्यय का सैद्धांतिक तथा दार्शनिक निरूपण थॉमस एस कुन ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन 1962 में किया था। सामाजिक विद्वानों ने इस प्रत्यय का प्रयोग विचारों का लीक से हटना, विचारों में क्रांति, उत्कट विवेचन तथा वाद विवाद के उपरांत पुराने विचारों के स्थान पर विचारों की नवीन परंपराओं के उद्भव के अर्थ में किया जाता है। 200 साल के दरमियान सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के प्रतिमानों के बारे में एक बड़े पैमाने पर वाद विवाद चल रहा है दोस्तों। इस क्रिया में विचारों में बदलाव हुए तथा वैचारिक स्थान पर दूसरी वैचारिक संकल्पनाएं हुए। आधुनिक शब्दावली में इसे प्रतिमानों का बदलाव कहा जा सकता है, या किसी की पुरानी प्रतिमानों के स्थान पर विकास की नवीन प्रतिमानों का उद्भव हुआ। विकास की इन प्रतिमानों को हम आगे देखते हैं, जैसे उदारतावादी पूंजीपति, साम्यवादी, लोकतंत्रीय समाजवादी, भारतीय प्रयोग और गांधीवादी प्रतिमान। उदारतावादी पूंजीवादी प्रतिमान, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। यह है स्वतंत्रता, स्वतंत्र उद्यम, उद्योगीकरण, आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा जन उत्पादन पर था। इन विचारों के अमल में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक राज्य, बड़े पैमाने का औद्योगिकरण, ग्रामों से गृह का प्रवासन, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में अपुरोगामी नगरीकरण जैसी प्रक्रियाएं तीव्रता के साथ उभरी। इनके फलस्वरूप नामहीनता, अवैयक्तिक संबंध तथा सामाजिक नियंत्रण की परंपरात्मक पद्धति में दिखाई पड़ता है। लोकतंत्रीय पूंजीवादी समाज अपने नागरिकों को सहन रहन एक न्यूनतम स्तर पर अपर्याप्त राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करने में सफल हुआ। साथ ही विकसित तथा औद्योगिक समाज अपराध, स्वेच्छा अपराध, युद्ध का भय, बाल अपराध, प्रतिमानहीनता, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, प्रजातीय आधारभूत भेदभाव तथा उदासीनता से पीड़ित निर्धनता तथा लिंग भेद की समस्याओं के समाधान में सफल नहीं हुआ। 1992 में अमेरिका में उपद्रव हुए प्रजातीय घृणा की वृद्धि का एक उदाहरण है। इस तरह की गोचर एवं अगोचर प्रजातीय घृणा की प्रवृत्तियां इंग्लैंड, जर्मनी तथा फ्रांस में दिखाई देती हैं। आगे देखते हम साम्यवादी प्रतिमान। दोस्तों, यह है एक साम्यवादी प्रतिमान, सामाजिक तथा आर्थिक विकास की साम्यवादी प्रतिमान। मुख्यतः मार्क्स तथा लेनिन दो समाजशास्त्री थे जिन्होंने इन सिद्धांत दिए। साम्यवादी विचारों पूंजीवादी विचार के विरोधी हैं।
उसका प्रमुख बल है सामूहिकता। साम्यवादी राज्य द्वारा उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, सर्वहारा तथा अधिनायकत्व तथा उत्पादन के साधनों तथा स्रोतों का उपयोग श्रमिक वर्ग के हित के लिए करने पर। अपने शास्त्रीय विश्लेषण में मार्क्स का विचार था कि उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था ने वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक तथा आर्थिक असमानता, श्रमिक वर्ग का दमन तथा उनके उत्पादन के स्वामित्व से विश्वबंधन की समस्या पैदा किया है। साम्यवाद का दावा है कि वह सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था का विकल्प प्रदान करता है। पूंजीवादी व्यवस्था से पैदा हुए इन सामाजिक समस्याओं का उसके द्वारा समाधान मान लिया गया है। एक वैकल्पिक प्रतिमान की तरह साम्यवाद सोवियत रूस में 1917 से 1991 तक, चीन में 1949 से, पूर्व यूरोप के अधिकांश देशों में 1945 से 1991, वियतनाम में आदि में लाया गया है। साम्यवादी समाज अनेक सामाजिक राजनीतिक समस्याओं से पीड़ित रहे, जैसे कि अधिनायकत्व, स्वतंत्रता का अभाव, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अकुशलता, तलाक में वृद्धि, त्रस्त करने वाले गर्भपात की दर, अकेलापन तथा भय का मनस्ताप। साम्यवादी समाज में निर्धनता की समस्या जीवन के गुणात्मक पक्ष के एक न्यूनतम स्तर पर प्रभाव इत्यादि पूर्ण रूप से हल न कर सके। परिणामतः यह हुआ, साम्यवाद केवल सोवियत रूस में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वीय यूरोप में ढह गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोकतंत्रीय समाजवाद की प्रतिमान की मतलब प्रारूप। ठीक है, लोकतंत्र का 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थ से विचारकों के एक समूह ने, विशेषतया इंग्लैंड में फेबियन तथा फ्रांस एवं जर्मनी में कुछ अन्य लोगों ने, साम्यवाद के दावे के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उनका विचार था कि पूंजीवाद तथा साम्यवाद दोनों प्रणालियां औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक क्रांति द्वारा प्रदत्त चुनौतियों का प्रत्युत्तर देने में असक्षम है। पूंजीवाद आर्थिक स्वतंत्रता नहीं प्रदान कर सकता है और साम्यवादी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दे सकता है। दोनों प्रणालियां मानवीय गरिमा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। नया समाज तभी बन सकता है जब मानव सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक असमानताओं और उनकी शक्ति से उत्पन्न तनाव से स्वतंत्र हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं हम राज्य की हस्तक्षेप की सीमाएं। आधुनिक काल में राज्य ताकतवर संस्था के रूप में उभरा। 17वीं शताब्दी में यूरोप में यह प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे चर्च की ताकत में लगातार कमी आई। चर्च और राज्यों के अधिकारों का बंटवारा हुआ। यह प्रक्रिया दो चरणों से होकर गुजरी। पहला, हस्तक्षेप की नीति, सामूहिकता विचारवादों का उदय। 19वीं शताब्दी में हस्तक्षेप नीति पर अधिक बल दिया गया। इसका अर्थ है नागरिकों के दैनिक जीवन में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप। समझे दोस्तों, राज्य का प्रमुख उद्देश्य केवल कानून को बाध्यपूर्वक लागू करना तथा व्यवस्था कायम करना होना चाहिए, न कि राज्य को अदल बदल करना। और राज्य को नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कल्याणकारी उपाय की पहल करनी नहीं चाहिए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना हित देखना समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों हमने यह सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया और नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।